चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम बहुत ही ज़्यादा अहम ओपिनियन करने लगे हैं, ख़ासतौर पे मईशत के लिहाज से, और इसके राइटर हैं वो हैं साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अहम ओपिनियन है। अच्छा, अब ओपिनियन में इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें दो चार टर्म्स जो यूज़ हुई हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अहम है। आपको इसको अलग से भी अगर आप देखना चाहें तो अलग वीडियो भी बना देंगे, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि हमारे पास डिप्रिसिएशन, करेंसी की डिप्रिसिएशन क्या होती है, एप्रिसिएशन क्या होती है, फिर डिवैल्यूएशन क्या होती है, और रिवैल्यूएशन क्या होती है। ठीक है, रिवैल्यूएशन। और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर आपको फ़र्क पता होना चाहिए जी इंटर बैंक और ओपन मार्केट एक्सचेंज रेट का। और ये ऐसी टर्म्स हैं जो यकीनन चाहे आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं कि नहीं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से अभी देख लेते हैं। अच्छा, और इसमें और अहम सबसे जो चीज़ है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। ठीक है, इसको काफ़ी पहले भी ट्यूटोरियल्स में हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा भी आपको करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं। तो ये पूछ रहे हैं मिफ्ता इस्माइल के जी, आस्क anyone familiar with economic matters what is the basic problem with Pakistan's economy, and they will say it is the current account deficit। उन्हें कहा आप किसी से पूछें जो फेमिलियर हो, ये जानता हो इकोनॉमिक मैटर्स, माशी मामलात, व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इकॉनमी, के अगर हम किसी से पूछें कि भाई पाकिस्तान की क्या बुनियादी वजह है, प्रॉब्लम है, किस हवाले से, कि पाकिस्तान की मीशत को लेके, इकॉनमी को लेके, एंड दे विल से, और वो क्या कहेंगे, इट इज़ द करंट अकाउंट डेफिसिट, के सबसे बुनियादी वजह जो है ना पाकिस्तान की मीशत की खराबी, उसमें क्या है, वो है करंट अकाउंट डेफिसिट को। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट इन्होंने अगले पैरे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली ये होता है कि जब आपकी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती हैं ना, वो एक्सीड कर जाती हैं टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इसको अगर हम यहाँ पे देखें कि जी इट एक्सपोर्ट्स, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जी हमारी जब इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं एक्सपोर्ट से, सिंपल एक लाइन में अगर हम कहें कि इंपोर्ट्स हमारी बढ़ जाती हैं एक्सपोर्ट से, तो क्या हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। इसी को नेक्स्ट पैरा में जो है ना वो राइटर ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज गोइंग आउट इंपोर्ट्स। ठीक है, डिफरेंस है किस चीज़ में, इंपोर्ट्स में, एंड फॉरेन एक्सचेंज कमिंग इन एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस। ठीक है, एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस जो आ रही हैं हमारे पास, और जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से जा रहा है इंपोर्ट्स की सूरत में। ठीक है, तो जब हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, तो हमारे पास क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। इसको आप ज़रूर हाईलाइट करें कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट की जो है हमारे पास यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ है। तो और उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि जी एंड दैट वुड बी द करेक्ट आंसर, और ये बिल्कुल ठीक आंसर होगा कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट ही सबसे बुनियादी वजह है हमारी मईशत की बदहाली का। The boom and bust cycle of our economy is precisely because we run into a current account deficit every time we try to achieve growth। उन्हें कहा ये boom and bust cycle है। boom and bust cycle क्या होता है कि एक पीरियड जो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और फौरन उसके बाद क्या है, अगर हमारे पास इकोनॉमिक डिक्लाइन आ जाए। ठीक है, तो एक ऊपर जाना और फिर क्या है, नीचे आना इकोनॉमी का। तो उन्होंने कहा ये जो बूम बस्ट साइकिल है इकोनॉमी का, इस प्रिसाइसली, प्रिसाइसली होता है एग्जैक्टली। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, एग्जैक्टली कह लें, साथ इसके सिमिलर मीनिंग आप कह लें। इसमें एक और एक्सप्रेशन यूज होता है ऑन द डॉट। तो खैर आप इसको यहीं तक रखेंगे जी एग्जैक्टली, कि उन्होंने कहा जी वो हमारा बूम एंड बस्ट साइकिल है हमारी मईशत का, वो एग्जैक्टली क्या है, वो यही है कि जी बिकॉज वी रन इनटू अ करंट अकाउंट डेफिसिट एवरी टाइम वी ट्राई टू अचीव ग्रोथ, कि हम हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में चले जाते हैं हर दफ़ा जब हम क्या है ग्रोथ अचीव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, घट जाती हैं। अच्छा, अच्छा, पाकिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से ये बात करें, वो करेंगे जी इन पाकिस्तान केस वी हैव ऑलवेज हैड करंट अकाउंट डेफिसिट्स एक्सेप्ट फॉर 3 आउट ऑफ 75 ईयर्स। उन्होंने कहा अगर हम 75 साल अपनी तारीख में बात करें तो सिर्फ हमारे पास जो है ना हमेशा हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है सवाए 3 सालों के 75 सालों में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितनी एक कंसिस्टेंट लगातार मसला है पाकिस्तान की मईशत के साथ, करंट अकाउंट डेफिसिट, meaning that we have always had less to sell to foreigners than our propensity to consume their products। और इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हमेशा कम था सेल करने को फॉरेनर्स को, अगर इसका हम मुवाजना करें कि हम कंज्यूम करते हैं उनके प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि जी हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है। ऑफ कोर्स सच एन अरेंजमेंट इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर एवर, और यकीनन इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, उसको क्या है बरकरार नहीं रखा जा सकता ज़्यादा अरसे। एंड वी हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर इट इज़ नॉट, और हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे अब ये सस्टेनेबल नहीं है कि हमारी इंपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हों और जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो कम हों।
अच्छा, अब थोड़ी और हिस्ट्री में जा रहे हैं, करेंगे जी, देयर वाज अ टाइम इन द 1950s व्हेन पाकिस्तान's exports were more than South Korea's and a time in the 1990s when our exports were more than वियतनाम्स। उनका एक वक्त था 1950 में जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा थी साउथ कोरिया से, और एक ऐसा भी वक्त था 1990 में जब हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा थी किससे, वियतनाम से। अब आज अगर हम इसका इन्हीं से इसका मुवाजना करें साउथ कोरिया से और वियतनाम से, तो फिर हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। करेंगे जी, टुडे South Korea's and Vietnam's exports are 18 times and 6 times more than Pakistan's respectively। उन्होंने कहा अब जो है ना वो क्या है, साउथ कोरिया और वियतनाम की एक्सपोर्ट्स जो है ना वो 18 गुना और 6 गुना जो है ना वो ज़्यादा है पाकिस्तान से रिस्पेक्टिवली बिलतरतीब। तो मतलब फ़र्क बता रहे हैं कि 1950 में क्या हिसाब था कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो ज़्यादा थी साउथ कोरिया से, और अब क्या हो गया है 1990 में आके कि 18 गुना ये एक्सपोर्ट्स बढ़ चुकी हैं साउथ कोरिया की। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मईशत किस कदर बदहाली का शिकार हुई। उनका सो द स्टोरी ऑफ आवर रिलेटिव डिक्लाइन इज़ बोथ ओल्ड एंड कंसिस्टेंट। तो उनका जो हमारी कहानी है, स्टोरी है कि जो हमारा डिक्लाइन हुआ है, तनज़ुली है, वो क्या है, ओल्ड भी है, पुरानी भी है, क्योंकि देखें कब से हमारे पास ये सिलसिला चला आ रहा है कि 75 सालों में सिर्फ 3 दफ़ा जो है ना वो हम करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था, और ये कंसिस्टेंट है, लगातार है, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है, हाउएवर इट हैज़ टेकन ऑन द शार्पर एज इन दिस सेंचुरी। लेकिन इनका इस दफ़ा जो है ना वो ज़्यादा क्या हुआ है इस सेंचुरी में, अगर हम बात करें कि इसमें 90s में 80s में, उसके मुकाबले में अगर हम इस सेंचुरी की बात करें ना, तो इट हैज़ टेकन ऑन अ शार्पर एज, यानी ज़्यादा तेज़ जो है ना ये तनज़्ज़ुली का शिकार है। अच्छा, और साथ कह रहे हैं कि जी, अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से बात करेंगे जी, व्हेन जनरल परवेज़ मुशर्रफ इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन 1999 आवर एक्सपोर्ट्स वर 16% ऑफ जीडीपी। अच्छा, अब ये आपको ये भी हिस्ट्री भी पीछे आपको सारी पता होनी चाहिए कि पहले हमारी मईशत का क्या हाल होता था। उन्होंने कहा जी, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था 1999 में, तो हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी थी, जीडीपी का 16% थी। व्हेन जनरल साहब एट लॉन्ग लास्ट लेफ्ट आवर एक्सपोर्ट्स हैड डिक्रीज्ड टू 12% ऑफ जीडीपी। अच्छा, उन्होंने कहा जब ये मुशर्रफ था तब तो कितनी थी, 16% थी, और जब ये गया मुशर्रफ तो हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई थी, 12% हो गई थी। और फिर क्या हुआ, और फिर कह रहे हैं जी, इन 2007-8 द गवर्नमेंट kept the rupee propped up to an unsustainable value of about rupees 60 to a dollar, sold petrol at a loss and ran the highest current account deficit in our history। उनका 2007-8 में जो गवर्नमेंट थी ना, उसने रुपी को क्या किया, प्रॉप अप होता है किसी चीज़ को रोके रखना गिरने से, तो इन्होंने मसनूई तरीके से ना उसको रुपी को रोके रखा अनसस्टेनेबल वैल्यू पे ऑफ अबाउट कितनी, 60 टू अ डॉलर पे, ठीक है। और फिर उन्होंने पेट्रोल बेचा लॉस पे, और क्या किया, रैन द हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट था हमारी हिस्ट्री का, ठीक है। और फिर साथ करेंगे जी, वी आर इन पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन आवर पॉलिसी एरर्स। उन्होंने कहा हम अपनी जो पॉलिसी एरर्स हैं उसमें भी क्या इनोवेटिव नहीं है, वही पुरानी गलतियां बार बार करते हैं, एज यू विल सी बिलो। और इस तरह आप नीचे उन्होंने कहा ये सारा एक्सप्लेन अभी आगे करेंगे। इवन आवर मिस्टेक्स आर रिसाइकल्ड। तो उन्होंने कहा हमारी मिस्टेक्स भी वही होती हैं, उसी को मतलब बार बार किया जाता है, क्योंकि देखें गलती वो होती है इससे आप सीखते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि कंसिस्टेंट हमारा मसला चला आ रहा है, तो उन्होंने कहा हमारे जो है ना पॉलिसी एरर्स भी जो है ना वही सेम पुराने होते हैं हमारे। उन्होंने कहा when the new PPP government came it had to devalue the rupee and run to the IMF। और उन्होंने कहा जब पीपीपी की नई हुकूमत आई तो उसको क्या है, डिवैल्यू करना पड़ा रुपी को, और भागना पड़ा आईएमएफ की तरफ, यानी कि वहाँ से हम क्या है ट्रांश ले सकें। अच्छा, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि कुछ लफ्ज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पता होने चाहिए, करेंसी की अप्रिसिएशन क्या होती है, उसकी डिप्रिसिएशन क्या होती है, फिर डिवैल्यूएशन करना करेंसी को क्या होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है डिवैल्यू द रुपी, ठीक है। अब दो चीज़ों में वो फ़र्क आपको पता होना चाहिए, वो डिवैल्यू और डिप्रिसिएशन है। अब देखें जिस तरह फ़र्ज़ करें इस वक्त जो है वो मतलब रफ आइडिया हम बात कर लेते हैं, वैसे तो इससे ज़्यादा है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि जी $1 जो है ना वो पाकिस्तानी 200 रुपए के मुताबिक है, और हम डिवैल्यू करें रुपी को, तो इसका क्या मतलब है, डिवैल्यू करने का मतलब वो होता है कि इसकी रुपए की कदर में कमी आना, कि फ़र्ज़ करें 200 रुपए से लेके 220 रुपए हो जाता है $1 ना, तो उसको हम बोलेंगे डिप्रिशिएट करना। अच्छा, अब डिवैल्यू करना भी यही होता है कि आपकी रुपए की कदर में जो है ना वो कमी हो। लेकिन फ़र्क क्या होता है डिप्रिसिएशन में और डिवैल्यूएशन में, कि डिप्रिसिएशन में है मार्केट फोर्सेस जो होते हैं ना, डिमांड सप्लाई, उसके नतीजे में जो हमारे पास रेट आता है वो हमारे पास होता है डिप्रिसिएशन। लेकिन वही काम अगर गवर्नमेंट करे, और इस केस में ज़ाहिर है हमारे पास ये सारे स्टेट बैंक करता है, तो
गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करे ना तो तब हम उसको डिवैल्यूएशन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब पीपीपी गवर्नमेंट आई थी ना तो मार्केट फोर्सेस की वजह से रुपए की कदर में कमी नहीं हुई थी, ये गवर्नमेंट ने खुद किया था। गवर्नमेंट इट हैड टू डिवैल्यू द रुपी, ठीक है। तो ये आप फर्क लाजमी रखिएगा, क्योंकि लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि डिप्रिसिएशन में भी रुपए की कदर में कमी होती है, डिवैल्यूएशन में भी कमी होती है, लेकिन फर्क क्या आता है, जब गवर्नमेंट करती है इंटरवीन करती है तो उसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं, अगर मार्केट फोर्सेस से हो तो वो क्या होता है, डिप्रिसिएशन कहलाता है। अच्छा, तो देखा जब पीपीपी गवर्नमेंट आई थी तब भी उसको डिवैल्यू करना पड़ा रुपी, और फिर उसको क्या है आईएमएफ के पास जाना पड़ा। Although there wasn't much that it was stellar about its governance except for the Benazir Income Support Program, the PPP should get the credit that it increased exports to 13.5% of GDP. अच्छा, उन्होंने कहा यो कोई ज़्यादा जो पीपीपी की परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, स्टेलर नहीं थी। स्टेलर होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल, ग्रेट, इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी पीपीपी की, लेकिन क्या कह रहे हैं, सवाए एक्सेप्ट फॉर द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो जो बेस्ट था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके अलावा उन्होंने कहा उसकी कारकर्दगी कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन साथ कह रहे हैं कि द बीबीपी शुड गेट द क्रेडिट एट इंक्रीज एक्सपोर्ट्स टू 13.5% ऑफ जीडीपी, के जो इसने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी थी वो कितनी 13.5% ऑफ जीडीपी बढ़ा दी थी। अच्छा, अब ये देखें थोड़ी हिस्ट्री में हम यहाँ पे देखें तो ये आप याद रखिएगा कि 1999 में हमारा जो एक्सपोर्ट्स थी वो 16% ऑफ जीडीपी थी। फिर हमारे पास जब ये मुशर्रफ गया है तो ये हमारे पास कितनी 12% ऑफ जीडीपी हो गई। और जब पीपीपी की हुकूमत थी हमारे पास तो इसने इंक्रीज करके इसको 12 से कितने ले गए, ऊपर कितना 12 थी ना ये जब गया मुशर्रफ, हाँ 12% थी जीडीपी की। और जब ये ये पीपीपी वाले थे तो इसको बढ़ा के एक्सपोर्ट्स को ले गए 13.5% किसका, जीडीपी का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, next came the PMLN, whereas it did solid work in building energy and transport infrastructure and ushering in CPEC. Our exports declined by a debilitating 38% to only 8.5% of GDP, and we ran the second largest current account deficit in our history. अच्छा, अब मुशर्रफ का बता दिया, पीपीपी का बता दिया, उसके बाद बता रहे हैं कि भाई ये जो था ना हमारे पास पीएमएलएन, वहाँ पे क्या हुआ, जब पीएमएलएन की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा इसने अच्छा काम किया किस हवाले से, एनर्जी और बिल्ड करने में, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, और वो उशर इन किया। उशर इन होता है किसी चीज़ को लेके आना, इंट्रोड्यूस कराना, तो लेके वो आए सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, और लेकिन उन्होंने कहा जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो डिक्लाइन हुई, डेबिलिटेटिंग 38% से, ठीक है, से कितनी चली गई हमारे पास 8.5% ऑफ जीडीपी। डेबिलिटेटिंग होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्या है, इसको हम कह सकते हैं वीकन करते हैं ना, तो मतलब बिल्कुल हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई, कितनी ये आप देख सकते हैं 38% कम होके हमारा 8.5% रह गई जीडीपी का। एंड वी रैन द सेकंड लार्जेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट इन आवर हिस्ट्री, और हमने अपनी हिस्ट्री का जो सेकंड लार्जेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमें उसका सामना करना पड़ा। अच्छा, okay, again, the issue was a currency pegged to a dollar that highly subsidized imports and made them surge even as our exports were getting priced out. उन्होंने कहा उस टाइम पे जब हमारा इशू है इसका, उन्होंने कहा इशू ये था कि वो करेंसी है वो किससे है, पैग है डॉलर से, और जिसने सब्सिडाइज की इंपोर्ट्स को और उसको बना दिया और ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया, जैसे कि हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो क्या है, वो प्राइस्ड आउट हो रही थी। अच्छा, आगे करेंगे जी। अच्छा, अब अपने हवाले से बात कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल। वी ट्राई टू मेक अमेंड्स इन द 5 months आई वर्कड एज शाहिद खाकान अब्बासी's finance minister through devaluation, but the solution lay in the IMF, which could only happen after a new government was formed post elections. अब ने कहा कि जी मैंने हमने कोशिश की सुधार लाने में, बेहतरी लाने में 5 महीने में 5 महीने ही उसने कहा जी मैंने काम किया शायद खाकान अब्बासी के फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, और उसने किस तरह कहा कि मैंने किया, डिवैल्यूएशन करके कहा। यहाँ पे भी देखें क्योंकि स्टेट खुद कर रही है तो यहाँ पे डिवैल्यूएशन का वर्ड यूज हो रहा है, डिप्रिसिएशन नहीं हो रहा है, इसको बार बार याद रखेगा। लेकिन उन्होंने कहा बट द सोल्यूशन ले द आईएमएफ, लेकिन सोल्यूशन क्या है, किसके साथ था, आईएमएफ के साथ था, विच कुड ओनली हैपन, वो सिर्फ तब हो सकता था जब नई गवर्नमेंट जो है ना वो फॉर्म होती इलेक्शंस के बाद। इन द इवेंट द इनकमिंग पीटीआई गवर्नमेंट डिटर्ड फॉर अ व्हाइल बिफोर एग्रीइंग टू अ न्यू आईएमएफ प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद बता रहे हैं कि जी जब ये नई गवर्नमेंट आई पीटीआई गवर्नमेंट, उसने क्या किया, डिटर किया। डिटर होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप कोई डिसीजन ना ले पाना ना, तो क्योंकि शुरू में काफ़ी कहा जाता रहा कि भाई नून लीग की जानिब से कि भाई फ़ौरन हमें आईएमएफ की तरफ जाएं, लेकिन क्या है हमने थोड़ी देर की, तो यही वो बात करें कि वो डिसीजन नहीं ले सके फॉर अ वाइल के कुछ अर्से वो डिसीजन नहीं ले सके बिफोर एग्रीइंग टू द न्यू आईएमएफ प्रोग्राम।
वो एग्री करने के न्यू आईएमएफ प्रोग्राम के, तो बीच में क्या है गैप आ गया, उस हवाले से बात करें कि जो पीटीआई गवर्नमेंट थी वो शुरू में क्या है डिसीजन नहीं ले सकी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि जी with the advent of the coronavirus pandemic which the PTI government handled quite well, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जी मुखालफ होते हुए भी ये पीटीआई की तारीफ करेंगे जी इसके बाद फिर कोरोना वायरस पैंडमिक आ गया, उसके बाद पीटीआई गवर्नमेंट ने लेकिन उन्होंने कहा सारे मसले को अच्छा हैंडल किया, लेकिन और साथ क्या हुआ जो आईएमएफ कंडीशनैलिटीज थी वो लिफ्टेड इवन एज लोन्स केप्ट कमिंग, उनका जो आईएमएफ कंडीशनैलिटीज थी की है उनको भी हटा लिया गया था और लोन भी वहाँ से क्या है आते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है इस तरह के इतने बड़े स्केल पे हो गई थी तो थोड़ी हमें रियायत मिल गई थी आईएमएफ की जानिब से। दिस अलाउड इट टू स्पेंड बोरोड मनी विदाउट रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज, और इसकी वजह से जो है ना वो उसने बोरोड मनी जो है ना उसको स्पेंड किया पीटीआई गवर्नमेंट ने, और बगैर क्या है इसको टैक्सेस को बढ़ाए रेवेन्यूज को। The push for unsustainable growth turbocharged our imports, and with export to GDP remaining almost stagnant, we ran into the third largest current account deficit in our history. उनका ये पुश थी, वो कोशिश थी कि ये अनसस्टेनेबल ग्रोथ हासिल की जाए, उसने क्या किया, उसने हमारी इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी थी वो क्या है स्टैग्नेंट रही, स्टैग्नेंट क्या है एक जगह खड़ी रही, उसमें क्या है कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, जिस तरह पानी खड़ा हो जाए ना बारिश के बाद हम उसको स्टैग्नेंट वाटर जिस तरह बोल देते हैं, तो यहाँ पे भी स्टैग्नेंट आप ये समझें कि जी हमारी क्या है किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं हुई एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो में। और फिर हमने क्या किया, वी रैन इनटू द थर्ड लार्जेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट इन आवर हिस्ट्री। अच्छा, तो और फिर हम कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट पे हमें उसका सामना करना पड़ा। अच्छा, मैं इसलिए से ये इंपॉर्टेंट कह रहा था ओपिनियन कि आप देखें इसमें साइड्स ने डिस्कस किए हैं, मुशर्रफ इरा से शुरू हुए, फिर पीपीपी पे आए, फिर नवाज शरीफ पे आए, फिर पीटीआई की हुकूमत पे आए, तो वो सारा आपका ना क्रोनोलॉजिकली जो है वो सारी आपकी रिवीजन हो जाती है कि क्या क्या हमारा मुख्तलिफ फेजेस में मुख्तलिफ अदवार में हमारी मीशत का हाल रहा। अच्छा, although in December last year, the PTI government had restarted a much needed IMF program in February, faced with a vote of no confidence, it opted to sacrifice the national interest for political interest and scuttled the IMF program, giving unfunded subsidies for electricity and petrol and another amnesty to business. अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी अगरचे ये दिसंबर में ये था ना वो क्या हुआ लास्ट ईयर के पीटीआई गवर्नमेंट ने दोबारा शुरू कर दिया एक मच नीडेड आईएमएफ प्रोग्राम, एक ऐसा आईएमएफ प्रोग्राम जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इन लेकिन फरवरी में है ना इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा, और इसने ऑप्ट किया, इंतखाब किया कि जी हम सेक्रीफाइस करें, कुर्बानी दे दें नेशनल इंटरेस्ट की, किस चीज़ के लिए, फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट, एंड स्कटल द आईएमएफ प्रोग्राम, और इसने जो है वो स्कटल कर दिया, रोक दिया आईएमएफ प्रोग्राम, गिविंग अनफंडेड सब्सिडीज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल, और उसने फिर अनफंडेड सब्सिडी दी इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल के लिए। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया कि जी इसने ऑप्ट क्या किया था कि कुर्बानी दे नेशनल इंटरेस्ट की, किस चीज़ के लिए, फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अच्छा, और अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ना इसने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट का ख्याल किया, पीटीआई ने ये तनकीद कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल के, उन्होंने जो है ना इस तरह का ये आईएमएफ प्रोग्राम उसको रोक दिया, और फिर अनफंडेड सब्सिडीज दी इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल की, और फिर एमनेस्टी दी बिजनेस की। तो ये इस तरह कह रहे हैं कि उन्होंने किस तरह अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट को जो है ना वो देखा, बजाय इसके कि क्या है वो national interest को देखते। It was this breaking of the IMF agreement that set in motion that upward trend in our default risk, और इनका ये जो IMF एग्रीमेंट जो हमने ब्रेक किया था वो वजह बना हमारे पास किस चीज़ में, ये हमारे पास डिफॉल्ट रिस्क के हवाले से जो है ना अपवर्ड ट्रेंड आया कि जी हम इसके मतलब करीब आ गए, इसलिए हम देखें बात बहुत ज़्यादा होती है कि जी हम डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब आए। ठीक है, अगर पिछले कुछ 4-5 महीनों की अगर आप बात करें तो। ठीक है, अच्छा कह रही जी when the new government came we did what we had to do to renew the IMF program and avoid default। उन्होंने कहा जी नई गवर्नमेंट आ गई, ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के ये हवाले से बात कर रहे हैं कि जी नई गवर्नमेंट आई तो हमने किया जो व्हाट वी हैड टू डू, जिस हमें करने की ज़रूरत थी ताकि रिन्यू किया जाए, रिवाइव किया जाए, बहाल किया जाए आईएमएफ प्रोग्राम को, एंड अवॉइड डिफ़ॉल्ट, और क्या है अवॉइड किया जाए डिफ़ॉल्ट को। This obviously involved some hard choices and I was relentlessly criticized from all sides। उन्होंने कहा यकीनन इसके में शामिल थी कोई हमें सख्त फैसले लेने पड़े, और आई वॉज रिलेंटलेसली होते मतलब लगातार उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा वो क्या है लगातार मुझे क्रिटिसाइज किया गया, तनकीद की गई फ्रॉम ऑल साइड्स, हर तरफ से, इवन इसकी अपनी पार्टी की तरफ से अभी भी अगर आप देखें टॉक शोज तो इस पर तनकीद की जाती है मिफ्ता इस्माइल पे। The main criticisms were about letting the markets decide a rupee dollar parity, increasing fuel prices and raising taxes। अच्छा, और यो क्रिटिसिज्म किस चीज़ पे था कि जी आप मार्केट को डिसाइड करने दो रुपी डॉलर पैरिटी, और क्या है
इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस एंड रेजिंग टैक्सेस, ठीक है। तो उसने कहा जी क्रिटिसिज्म इस पे ये था कि जी गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही, मार्केट जो है ना वो डिसाइड कर रही है रुपी डॉलर पैरिटी को और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का और टैक्सेस बढ़ाने का। तो उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों पे जो है ना इस पे तनकीद की गई, क्योंकि ज़ाहिर है इसको आगे टैक्सेस बढ़ाने पड़े, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी। अच्छा, अब कह रहे हैं जी, we would have been happy if the dollar had organically depreciated, but I wasn't in favor of either spending money or issuing administrative fiats to keep the डॉलर एट अ सर्टेन रेट। उन्होंने कहा मुझे खुशी होनी थी अगर डॉलर जो है ना वो ऑर्गेनिकली जो है ना वो खुद डिप्रिशिएट होता, बजाय इसके कि क्या है हम इंटरवीन करते। लेकिन उन्होंने कहा मैं इस फेवर में नहीं था स्पेंडिंग मनी और इशूइंग, और ना ही किस चीज़ में फेवर में था कि जी पैसे खर्चो और इशू करो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, ताकि डॉलर को है ना एक सर्टेन रेट पे रखो। आई डोंट नो व्हाट इज द ऑप्टिमल रेट ऑफ डॉलर। मैंने कहा मुझे नहीं पता ऑप्टिमल रेट ऑफ डॉलर क्या है, बेस्ट रेट क्या है। बेसिकली यहाँ पे ये तनकीद इसाकडार में भी कर रहे हैं, क्योंकि इसाकडार हमेशा कहते रहे कि जी नहीं 200 रुपये होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो वो एक फिगर देते रहे कि भाई क्या रेट होना चाहिए डॉलर का, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता कि भाई इसका डॉलर का बेस्ट रेट क्या है। आई थिंक ओनली द मार्केट कैन डिटर्मिन दैट। उन्होंने कहा सिर्फ मार्केट जो है ना वो इसका रेट डिटर्मिन कर सकती है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी लास्ट ईयर imports were $80 billion and exports only $31 billion, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमें अंदाज़ा होता है कि भाई किस साल हमारी मीशत किस जगह खड़ी थी। कि उन्होंने कहा हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो $80 बिलियन की थी, और हमारी लास्ट ईयर जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी वो सिर्फ कितनी $31 बिलियन थी। तो ये चीज़ मैं आपको करंट अकाउंट डेफिसिट कहता हूँ कि जब हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स हमारी 80 बिलियन डॉलर और ये $31 बिलियन, और इस वजह से जो है ना ये डिफरेंस आता है, वो हमारे पास क्या आता है, current account deficit. Surely the number one priority of the finance minister should not be to make imports cheaper and export harder, which is what an appreciated rupee does. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो स्टार्ट मैंने ये किया था कि जी अप्रिसिएशन का आपको पता होना चाहिए करेंसी का क्या होता है। वो कह रहे हैं कि जी पहली जो प्रायोरिटी है, तरजीह है फाइनेंस मिनिस्टर की, उसका वो ये नहीं होनी चाहिए कि वो इंपोर्ट्स को सस्ता करे और एक्सपोर्ट को मुश्किल बना दे, जो इस तरह उनका अप्रिशिएटेड रुपी में होता है। अच्छा, अब करेंसी की अप्रिसिएशन क्या होती है कि देखें फ़र्ज़ करें आप 200 रुपये डॉलर है, ठीक है। 200 रुपये डॉलर है और रुपी अप्रिशिएट होकर उसकी कदर में इजाफा होता है, और 200 की जगह 180 रुपये की हो जाती है, ठीक है। अब फर्ज इस तरह करें कि जी आपने कोई एक चीज़ मंगवानी थी, फर्ज करें कोई चार्जर मंगवाना था $10 का, तो पहले आपको कितने का पड़ रहा था, 200 का डॉलर था, आपको पड़ रहा था 2000 रुपये का। अब उसके बाद अप्रिशिएट हो गया, तो क्या हो गया, अब अगर 180 रुपये हो गया तो अब आपको 1800 रुपये का पड़ेगा। तो ये इसकी कदर में इजाफा होने से क्या है, आपको 200 रुपये की बचत हो गई, और जाहिर है जब बचत होगी डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या आप ज़्यादा चीज़ें मंगवाएंगे, और उससे क्या है इम्पोर्ट जो है ना वो इसमें क्या हो जाएगी, इम्पोर्ट्स जो है ना वो फिर बढ़ जाएंगी, इम्पोर्ट्स चीपर हो जाएंगी। पहले हमें ये चीज़ इसको दोबारा देखें ना कि अप्रिशिएट जब करेंसी करते हैं तो फिर क्या होता है, इम्पोर्ट्स चीपर हो जाती है। पहले कितने की आ रही थी, 2000 की, और अब कितने की हो गई, 1800 रुपये की। तो ये चीज़ को बता रहे हैं। अच्छा, आगे कह रहे हैं वी हैव बीन डाउन दिस रोड बिफोर इन 2007-8 एंड 2017-18। उन्होंने कहा हम पहले भी इस रास्ते से गुजर चुके हैं, मतलब ये सारे हम यूज़ हिकमत अमली हम बना चुके हैं 2007-8 में और 17-18 में विदाउट एनी जॉय, यानी इसमें हमें कोई है वो कामयाबी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा जी a complaint that Western countries had in the 1990s was China keeping its currency depreciated to promote its exports। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी एक ये शिकायत ये थी वेस्टर्न कंट्रीज़ को 1990 में कि जो चाइना है ना वो अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करती है ताकि प्रमोट कर सके अपने एक्सपोर्ट्स को। अच्छा, अब देखें जो डिवैल्यूएशन का और डिप्रिशिएशन का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे आ रहा है। इसको हम एक मिनट, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है डेप्रिशिएटेड का, कि चाइना पे ये कंप्लेन थी लोगों की कि ये डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिशिएट जो है ना वो क्या होता है कि जी आप रुपए की कदर में कमी करते हो। किस तरह, जिस तरह फ़र्ज़ करें उसी एग्जांपल को अगर हम ले लें कि जी फ़र्ज़ करें अभी 180 रुपए का डॉलर है, ठीक है, और हम इसको डिप्रिशिएट कर देते हैं, रुपए की कदर में कमी कर देते हैं, तो उसको हम 180 से 200 पे ले जाते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो फिर जिस तरह फ़र्ज़ करें अमेरिका, इस तरह अगर आप देखें कि अगर $1 की कोई एक चीज़ हमारे पास आ रही थी 1800 रुपए की, ठीक है, तो
1800 की चीज़ें मिल रही थी, अब उसको कितने की मिल रही होंगी चीज़ें? 2000 की चीज़ें मिल रही होंगी। तो अब उसको क्या है, प्रॉफ़िट हो जाएगा, तो फिर उसमें क्या है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ जाएँगी। फ़र्ज़ करें अभी हमने एग्ज़ाम्पल दी थी पिछली इसमें जो एप्रिसिएशन में थी कि यहाँ से अगर हम कुछ मँगवाते हैं चीज़, अगर फ़र्ज़ करें बाहर से कोई बंदा है, वो अगर चीज़ मँगवा रहा है, तो पहले अगर उसको 1800 की चीज़ें वो मँगवा सकता था $1 में, और करेंसी की डिप्रिसिएशन के बाद वो कितने की चीज़ें मँगवा सकेगा? ₹2000 की। तो उससे क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ जाएँगी, ठीक है? बाहर के लोग फिर ज़्यादा चीज़ें मँगवाना शुरू हो जाएँगे, तो ये उन्होंने कहा जी, चाइना पे भी यही था कि वो डेप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी करेंसी, क्या करने के लिए? अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। We on the other hand like to promote imports and restrict exports and remittances by keeping the rupee overvalued and then complain when we run out of dollars। उन्होंने कहा हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, हम imports को प्रमोट करते हैं और रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सपोर्ट्स को और रेमिटेंसेस को, किस तरह? अपने रुपी को ओवर वैल्यू रख के, और फिर कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि अब हमारे डॉलर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो बेसिकली ये बता रहे हैं। अच्छा, ये आप ना वो भी याद रखिएगा कि जब करेंसी डिप्रिशिएट होती है, तो हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं एक्सपोर्ट्स, और जब करेंसी अप्रिशिएट होती है, तो फिर हमारे पास क्या होता है, इंपोर्ट्स बढ़ते हैं। जिस तरह यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था कि जी, अप्रिशिएट रुपी जब अप्रिशिएट होती है, तब क्या होता है, इंपोर्ट्स चीपर हो जाती हैं। और ये यहाँ पे चाइना के वाले से, डेप्रिसिएशन के वाले से बात की थी कि जब हमने इसको प्रमोट करना होता है एक्सपोर्ट्स को, तो हम अपनी करेंसी को क्या है, डिप्रिशिएट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं टुडे देयर इज अ लार्ज एंड persistent डिफरेंस बिटवीन द ओपन मार्केट एंड द इंटरबैंक एक्सचेंज रेट्स। अच्छा, ये दो और टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको कहा था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एक हमारे पास चीज़ होती है, एक हमारे पास ओपन मार्केट रेट होता है, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, इंटरबैंक एक्सचेंज रेट। और ओपन मार्केट रेट हमारे पास क्या होता है कि मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनीज, फर्ज करें आपने कोई भी बाइंग सेलिंग करनी है करेंसी की, तो आप किसी भी जो है ना ऑथराइज डीलर के पास चले जाते हैं, और वहाँ से आपको ना वो दो रेट दे देता है, ये सेलिंग रेट है, ये क्या है, बाइंग रेट है, ठीक है। और इस तरह इंटरबैंक हमारे पास क्या होता है, जो बैंक जो है वो आपस में उनके जो होता है ना सेलिंग बाइंग रेट होता है, वो उसको हम इंटरबैंक एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा आजकल फ़र्क आ रहा है। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्यों उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क होता है हमारे पास ओपन मार्केट रेट में, और जो इंटरबैंक एक्सचेंज रेट में होता है, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा इसमें भी एक persistent डिफरेंस है इन दोनों एक्सचेंज रेट में। और दिस सजेस्ट दैट द स्टेट बैंक इज इनफॉर्मली गाइडिंग बैंक्स ऑन द एक्सचेंज रेट। और ये बताता है कि जी, स्टेट बैंक जो है ना वो गाइड कर रहा है बैंक्स को आपने एक्सचेंज रेट को कैसे मैनेज करना है। The large difference is also detrimental to our exports and remittances, that is encouraging imports। उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है किसके दरमियान, ओपन मार्केट में और इंटरबैंक एक्सचेंज रेट में। ये डेट्रीमेंटल है, डेट्रीमेंटल होता है नुकसानदेह, हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए नुकसानदेह है, और रेमिटेंसेस इसके लिए नुकसानदेह है। और ये क्या है, इंकरेज कर रहा है इंपोर्ट्स को, और ज़ाहिर है जब इंकरेज करेगा इंपोर्ट्स को, तो हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। The other criticisms were increasing the price of fuel and imposing new taxes। और जो दूसरे उसने कहा जी, मुझ पे तनकीद की गई थी, वो ये था कि जी, फ्यूल प्राइस बढ़ाई है और इम्पोज किया है नए टैक्सेस। बट शुड आर गवर्नमेंट बी सेलिंग पेट्रोल एट अ लॉस। लेकिन क्या उन्होंने कहा, हमारी गवर्नमेंट को बेचना चाहिए था पेट्रोल किस पे, लॉस पे, नुकसान पे। Moreover, if there are 2.2 million shops in Pakistan and only 30,000 pay income tax, is it not fair to ask them to pay just rupees 3,000 per month? अच्छा, अब एक और बहुत ज़्यादा अहम भी सवाल पूछा है कि जी, इसने ये भी कहा था कि जी, जो छोटे ट्रेडर हैं उन पे कम से कम फिक्स टैक्स लगा दें, 3,000 पर मंथ आप टैक्स लगा दें, ताकि उनको ज़्यादा परेशानी भी ना हो कि हर महीने के भाई कितना टैक्स आएगा। तो उन्होंने कहा जी, आप क्या है, फिक्स उसमें टैक्स की बात हुई थी। तो लेकिन उसमें क्योंकि आपको पता है कि जी, जो पीएमएलएन है उसके ज़्यादातर जो वोटर्स हैं, वो ये इसमें ट्रेडर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तनकीद का सामना करना पड़ा था। तो फिर इसने, मरियम ने भी कहा था कि जी, इसको वापस ले लिया जाए। तो फिर जब ये वापस ले लिया गया था, तो उसी वाले से ये बात करें कि जी, तकरीबन उन्होंने कहा जी 22 लाख शॉप्स हैं पाकिस्तान में, और सिर्फ उस 22 लाख में से 30,000 इनकम टैक्स पे करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या ये फेयर नहीं था कि उनको जब कहा गया था कि आप सिर्फ 3,000 पर मंथ दे दें, ठीक है। तो एक तरीके से ये अपनी गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये मिफ्ता पे तनकीद होती रही है, तो इस ओपिनियन में काफ़ी आपने देखा होगा, जिस तरह उसने कहा कि जी, मुझे नहीं पता ऑप्टिमल रेट क्या है, तो वहाँ पे वो तनकीद कर रहा था इस आकदार पे। और यहाँ पे जो है ना वो जो मरियम नवाज के कहने पे जो टैक्स वापस लेना पड़ा था, तो एक तरीके से वहाँ पे भी तनकीद कर रहा है। उन्होंने कहा टुडे आवर डिफॉल्ट रिस्क हैज क्लाइम्ड अप अगेन एंड रीच डेंजरस लेवल्स। उन्होंने कहा आज की अगर हम बात करें तो हमारा डिफॉल्ट रिस्क क्या है, वो बढ़ गया है, क्लाइंब अप हो गया है, और रीच कर गया है डेंजरस लेवल्स को। दिस रिस्क वोंट वैनिश इवन आफ्टर दिसंबर बॉन्ड्स आर पेड ऑफ। उन्होंने कहा ये रिस्क जो है ना वो वैनिश नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा,
अगर हमने दिसंबर में अपने बॉन्ड वो उसको पे ऑफ कर दिया तब भी। एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग एन अलार्म आई हैव टू से दैट वी हैव नो रूम लेफ्ट फॉर एरर। और ने कहा कि जी मतलब एक तरीके से मतलब ये खतरे की अब वो एहसास दिला रहा है कि जी मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमारे पास कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं है। कॉन्क्रीट मेजर्स दैट रीश्योर मार्केट्स एंड लेंडर्स आर अर्जेंटली नीडेड। और इन्हें कहा ऐसे मेजर्स के ऐसे इकदाम की ज़रूरत है जो कॉन्क्रीट हो और क्या हो ताकि रीश्योर किया जा सके ये मार्केट्स को और लेंडर्स को। वो उस उन ऐसे इकदाम की क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मार्केट जो है वो क्या है जिटरी है, कन्फ्यूजन का शिकार है। देयर कम्स अ टाइम व्हेन द नेशनल इंटरेस्ट मस्ट प्रिवेल ओवर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। होने का एक ऐसा वक्त आता है जब नेशनल इंटरेस्ट को क्या है ना वो प्रिवेल करना चाहिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो आपका सियासी फायदा है उसको क्या है पीछे रखना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट को आगे आना चाहिए। दिस इज दैट टाइम। और उन्होंने कहा यही वो वक्त है। दिस गवर्नमेंट विल हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज पीटीआई और एनीवन एल्स इफ। उन्होंने कहा इस गवर्नमेंट के पास जो है ना कोई राइट नहीं होगा तनकीद करने का पीटीआई पे और किसी और पे। इफ हैविंग ईगरली डिसाइडेड टू कम इन पावर। उन्होंने कहा अगर बिल्कुल ईगरली बड़े शौक से ये खुद जो आए थे पावर में इट इज़ अनेबल टू डू अगर ये करने में नाकाम हुए व्हाट इज़ राइट फॉर द कंट्री। योर राइट है यो ठीक है मुल्क के लिए। ठीक है तो बेसिकली इस पूरे ओपिनियन में है ना मुफ्ता इस्माइल ने बताया था कि किस तरीके से हमारी पूरी मीशत रही और सबसे बड़ा मसला हमारा पास करंट अकाउंट डेफिसिट का रहा। किस तरह करेंसी को हम अप्रिशिएट किया गया। ठीक है फिर किस तरह चाइना वालों ने डिप्रिशिएट करके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए और किस तरीके से हमारे इंपोर्ट्स जो है ना वो हमेशा ज़्यादा रही एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में सवाए 3 सालों के पिछले 75 सालों में। तो उस वजह से जो हमारी मीशत को मसाइल दरपेश रहे तो उस हवाले से राइटर ने बताया था। तो ये हमारा बेसिकली आज का ओपिनियन था कंसिस्टेंट डाउनवर्ड स्लाइड के लगातार जो है ना जो हमारी मीशत तनज़्ज़ुली का शिकार है उस हवाले से ओपिनियन था। बाकी हमारा डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके सैम्पल मटेरियल भी हासिल कर सकते हैं और हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ हम रोज़ डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं और वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है आपको ओपिनियन करा दूँ। ठीक है इसकी हमने थोड़ी सी फीस रखी हुई है 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ। वो आप करा के हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ डॉन हाईलाइट्स और पीडीएफ्स और दूसरा मटेरियल भी शेयर किया जाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।